नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम कहें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को राजनीति सिखा दी है तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसकी वजह बताएंगे तो यकीन भी करेंगे और अविश्वास भी करेंगे। अविश्वास इसलिए कि मोदी जैसा नेता, जिसने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, विनय कटियार, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेताओं को निपटा दिया, खुद उसको एक राज्य के मुख्यमंत्री ने राजनीति का ट्यूशन दे दिया। मोदी छटपटा रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि खुद उन्हीं के हथियार से उस नेता ने उन्हें निपटा दिया है। अब जबकि लोकसभा का पूरा चुनाव खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी ने जैसे अटल आडवाणी को निपटाया था, योगी आदित्यनाथ ने वैसे ही मोदी को भी इस चुनाव में निपटा दिया है? भक्त मंडली कहेगी कि सवाल हाइपोथेटिकल है, मनगढ़ंत है, निराधार है। वैसे तो हर सवाल हाइपोथेटिकल ही होता है, लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से यह बात बिल्कुल तर्कसंगत लगती है। और यह बात खुद नरेंद्र मोदी से बेहतर कौन जानता है कि राजनीति के खेल में नंबर 1 को हलाल किए बिना नंबर 3, नंबर 4 या नंबर 5 का नंबर नहीं लगता। इसलिए यह मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि योगी, जो कि मोदी के बाद बीजेपी में दूसरे नंबर के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने इस बार मोदी को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। गौर कीजिए, चुनाव के आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी अचानक से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगते हैं। दूसरे राज्यों को बताने लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर चलाना सीखो। कहां, कैसे, कब चलाना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना, कहां नहीं चलाना। तो क्या मोदी योगी आदित्यनाथ से प्रेम के वशीभूत होकर ऐसी भाषा बोल रहे थे? राजनीति की ऐसी ही परिस्थितियों के संदर्भ में अवधि के महान शायर तुलसीदास ने फरमाया था कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। इस आखिरी बंद पर गौर कीजिए, भय बिनु होई न प्रीत। आप पूछेंगे क्या मोदी योगी से डरे हुए हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको 20 बरस पहले लौटना पड़ेगा। याद कीजिए, साल 2004 मीडिया में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था। इंडिया शाइनिंग का शोर था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लोकप्रिय नेता बीजेपी का चेहरा था। तमाम तिकड़मों के बावजूद वाजपेयी जैसी लोकप्रियता मोदी नहीं हासिल कर सके हैं। सरकारी तंत्र, मीडिया, सब कुछ बीजेपी के पक्ष में था। सारी घटनाएं स्क्रिप्ट के हिसाब से घटती नजर आ रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। बीजेपी को सीटें मिली थी 138 और कांग्रेस को अकेले 145। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी अगले 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गई। हालत यह थी कि कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाने तक के लिए तैयार नहीं थी। उस समय सोनिया गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर सामने आने के बाद मरहूम सुषमा स्वराज ने जो नौटंकी की थी, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की एक ऐसी कालिक है जिसे कभी पोंछा नहीं जा सकेगा। खैर, जानते हैं वाजपेयी सत्ता से बाहर क्यों हो गए थे? आप शायद यकीन नहीं करेंगे। इन्हीं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वजह से, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के पराभव से अगर किसी को फायदा होना था तो आडवाणी और उनके चेले नरेंद्र मोदी को होना था। इसीलिए वाजपेयी की जिदों के तमाम आडंबरों के बावजूद 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद आडवाणी ने मोदी को साफ बचा लिया था। और न केवल बचा लिया था, बल्कि मोदी की पाशविक क्रूरताओं को वाजपेयी की वैधता भी दिला दी थी। जरा पीछे चलिए और याद करने की कोशिश करिए। 2004 का चुनाव 2002 के नरसंहार के बाद हुआ था। गुजरात में मोदी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन बीजेपी को 26 में से केवल 14 सीटें ही मिली। आज मोदी प्रधानमंत्री हैं, इसलिए यह बात कहने से लोग डरते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि तब बहुत से बीजेपी वालों का भी मानना था कि मोदी की वजह से वाजपेयी के हाथ से सत्ता छूट गई। मोदी ने गुजरात में बैठकर वाजपेयी को सत्ता में आने से रोकने की भूमिका रची थी। अब आते हैं 2009 पर। इस बार फिर गुजरात में वही कहानी दोहराई गई। गुजरात में लगभग वही 2004 वाली कहानी, बस किरदार बदल गए।
इस बार बीजेपी का चेहरा मोदी के गुरु लालकृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी को सीटें मिली 15, कांग्रेस को 11। मतलब वाजपेयी और उनके बाद आडवाणी दोनों निपट गए। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बीजेपी से बहुत आगे थी। पूरे 90 सीटों का अंतर था, 206 और 116। उस साल भी बीजेपी के अंदर उन्हीं लोगों का मानना था कि मोदी जी ने मन लगाकर अपनी पार्टी के लिए मेहनत नहीं की और मकसद सिर्फ एक, आडवाणी की पीठ पर पैर रखकर अपने लिए रास्ता बनाना। राजनीति का बच्चा भी बता देगा कि जो मोदी गुजरात में एक छत्र राज्य करते थे, जो मोदी नगरपालिका के चुनावों तक में पूरी जान लगा देते थे, वही मोदी 2009 में बीजेपी की ताकत को कम करने पर तुले हुए थे। सवाल है क्यों? याद कीजिए, इस दौरान गुजरात में हिंदुत्व की जो भी समानांतर सत्ताएं थीं, जैसे आरएसएस, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जैसे बजरंग दल, जैसे हिंदू महासभा, सबको मोदी ने पूरे करीने से निपटा दिया। मोदी ने संजय जोशी से लेकर प्रवीण भाई तोगड़िया तक को कैसे खत्म किया, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, छिपी हुई बात नहीं है। अब आइए 2024 पर। सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी ने मोदी के साथ यूपी में वही किया है जो मोदी ने अटल आडवाणी के साथ गुजरात में किया था? सिर्फ भक्तों को छोड़कर इस हाइपोथेसिस को कोई भी खारिज नहीं करेगा। अगर मोदी कमजोर नहीं होंगे तो योगी का नंबर नहीं लगेगा। राजनीतिक रूप से देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उसे दूसरों को हराने से पहले अपनों को रास्ते से हटाना होगा। और इस समय योगी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी। अब तो यह बात विपक्षी दल के कई नेता भी बोलने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो जेल से बाहर आने के बाद साफ साफ कह दिया कि मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है उसका मकसद अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक मोदी योगी को ठिकाने नहीं लगा देते, और मोदी तीसरी बार सत्ता में लौटे तो यह होकर रहेगा। इसीलिए 400 चाहिए। इस बात में दम भी नजर आता है। अमित शाह और मोदी का साथ 3 दशक से ज्यादा पुराना है। अगर कोई शख्स मोदी का सारा बही खाता जानता है तो वो है अमित शाह। क्या पता कुछ राज को राज ही रहने देने के लिए मोदी ने अमित शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी का वादा कर दिया हो। सूत्रों का दावा है कि भगवा पार्टी में अमित शाह की सबसे बड़ी सहयोगी मंत्राणी स्मृति ईरानी ने भी योगी की शिकायत की है। वह इस बात से बेहद नाराज है कि योगी महाराज की जनता ने चुनाव में उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। अमेठी के राजा संजय सिंह, विधायक अदिति सिंह, मयंकेश्वर सिंह, सब के सब ठीक उसी वक्त निष्क्रिय हो गए जब मोदी की खासम खास स्मृति ईरानी अपनी जिंदगी की सबसे निर्णायक चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि अगर राहुल गांधी को हराकर जायंट किलर का तमगा हासिल करने वाली स्मृति ईरानी अगर किशोरी लाल से चुनाव हार जाएंगी तो उनकी इज्जत का क्या होगा राम ही जानता है। इस तरह की खबरें भी मीडिया में सुनाई पड़ रही हैं कि इसी बात को लेकर योगी आदित्यनाथ और ईरानी के बीच कुछ गर्मा गर्म बहसें भी हुई हैं। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन कहते हैं ना कि जहां आग होती है वहीं धुआं भी होता है। नतीजों में बचा ही कितना वक्त है। पूरा देश जानना चाहता है कि मोदी को निपटाने का योगी फार्मूला कितना काम आया है, और अगर योगी मोदी को नहीं निपटा पाए हैं तो आने वाले दिनों में उनके राजयोग पर कौन सा ग्रहण लगने वाला है। नजर बनाकर रखिएगा, हम तो रखे ही हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।